दुनिया तवानाई बहरान से गुजर रही है। तेल और गैस की मसनूआत को आबला हुर्मुज़ की बंदिश और अरब ममालिक पर होने वाले हमलों के बाद से दुनिया भर में पहुंचने में मुश्किलात का सामना है और इसके असरात कहीं कीमतों में इजाफे की सूरत में नज़र आ रहे हैं तो कहीं शॉर्टेजेस और रैशनिंग की सूरत में। पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतों में तो इजाफा हो चुका, मगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस के बाइस हुकूमत वर्क फ्रॉम होम और रैशनिंग जैसे इकदामात पर गौर कर रही है। ऐसे में माहिरीन समझते हैं कि एनर्जी सेक्टर में बढ़ती हुई कीमतों के असरात पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई और उसकी कीमतों पर भी पड़ सकते हैं। अगर आप पावर सेक्टर की बात करते हैं तो शायद अभी शॉर्ट टर्म में हमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों मंथ हैं, तीसरे 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बड़े लो डिमांड मंथ्स होते हैं पाकिस्तान में। आपको कंसर्न्स होते हैं कि आपका इतना ज़्यादा डिमांड नीचे क्यों चला गया, लेकिन अगेन जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा अप्रैल, मई, जून में, और अगर ये प्रोलॉन्ग करती है और आपके पास RLNG सप्लाईज नहीं आती, तो आपको ख़ास तौर पे आपके जो नाइट आवर्स हैं, जब सूरज नहीं होता, अभी तो हमें एक हैज है सोलराइजेशन की वजह से दिन में, लेकिन जो रात के औकात हैं उसमें हमें एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। दूसरी साइड पे आपको जो RLNG की कंजम्पशन है उसको रिप्लेस करना होगा ईदर विद इम्पोर्टेड कोल। उसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी ऊपर गई हैं, तो उस लिहाज से भी हम थोड़ा से वल्नरेबल हैं। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आपको मसाइल हैं वो शायद अभी के लिए नहीं है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ना सिर्फ रैशनिंग से मुतासर हो सकता है, बल्कि अशिया और सर्विसेज की कीमतें फ्यूल प्राइसेस के ऊपर जाने से मजीद ऊपर जा सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें पेट्रोलियम की शायद उस तरह से डिस्ट्रप्शन नहीं है, लेकिन चूंकि प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में जो है वो रेजोनेट करेगा। इन दोनों से भी बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की ज़राअत पर आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है वो आपका डीजल कंजम्पशन है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप ये देखें कि जो अगला महीना होगा वो वीट हार्वेस्टिंग का महीना होगा, अगर उसमें आपकी एनर्जी सप्लाईज पर्टिकुलरली डीजल उसकी किल्लत होती है या उसकी प्राइस जो कि अभी भी बड़ी हाई है और बढ़ती है, तो उसकी वजह से फार्मर की जो इनपुट प्राइस है वो बढ़ जाएगी और वो फिर आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और फिर अगर आपके पास कोई वीट सपोर्ट स्ट्रेटजी नहीं है तो शायद अगले क्रॉपिंग सीजन में फार्मर जो है वो उसकी जो सोइंग है उसको कम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो वल्नरेबल। फ्यूल सप्लाई के अलावा दुनिया भर को गैस शॉर्टेजेस का भी सामना है। पाकिस्तान भी कतर से LNG खरीदता था और फिलहाल ये सप्लाई बंद है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को भी इंडिया जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म के लिए शायद पाकिस्तान उस सूरत हाल की तरफ नहीं जा रहा है। इंडिया में जो मेजर क्राइसिस है वो LPG का क्राइसिस है। पाकिस्तान में शायद हम चूँकि अपनी ज़रूरत की LPG कोई 60-70% अपनी खुद से अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से बनाते हैं, और बिकॉज ऑफ द सोलराइजेशन जो आपकी पावर सेक्टर में गैस का इस्तेमाल है वो कम हुआ है, ख़ास तौर पे आपकी जो इम्पोर्टेड RLNG है। तो अब हमारे पास वो कुशन मौजूद है कि हम जो है समर के महीनों में, ख़ास तौर पे गर्मियों में, आपको गैस की शॉर्टेज शायद देखने को नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता है और आपके RLNG की सप्लाईज नहीं मिलती, ख़ास तौर पे आपके जो पीक्स समर मंथ हैं उसमें आपको रात के टाइम पे जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे तब जब ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ अपनी कोल की कंजम्पशन को बढ़ा रही होंगी। थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, उसकी वजह से इंपोर्टेड कोल की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर वो ऊपर जाती है, अभी भी वो 10% तकरीबन बढ़ चुकी है, अगर वो 30 से 40-50% ऊपर चली जाती है तो फिर पाकिस्तान को शायद फ्यूल कंपोनेंट की मद में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा और शायद लोड शेडिंग की तरफ जाना पड़े। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान में सोलराइजेशन की वजह से RLNG की खपत कम हुई है, तो उसकी वजह से जो आपको एक सरप्लस RLNG का सामना था, जिसको कतर से आपको जो कार्गोज हैं वो टेक और पे की बुनियाद पर लेने पड़ रहे थे, तो शायद पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि पाकिस्तान जो है अब वो उस सूरत हाल से निकल सकता है। लेकिन अगेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान को जो है वो बैटरी पे इन्वेस्ट करना है, सोलराइजेशन पे इन्वेस्ट करना है और अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना है, ताकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस से बच सकें। सोलराइजेशन पर इन्वेस्ट, जी हाँ, यही वो सेक्टर है जिसने दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान को इससे किसी न किसी हद तक बचा कर रखा है।
ऐसे में सवाल यही है कि क्या हुकूमत सोलर सेक्टर पर लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस को हटाएगी ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी एनर्जी सेक्टर को मुतासर कर रहे हैं उनका असर कम से कम किया जा सके। अगर ये सोलराइजेशन ना हुई होती तो आपको आज के लेवल में जितनी आप RLNG यूज़ कर रहे हैं उसका ऑलमोस्ट कोई 30 से 40% जो है वो ज़्यादा RLNG आप कंज्यूम करे होते, ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि सोलराइजेशन की वजह से आप दिन की डिमांड तो कवर कर सकते हैं, लेकिन रात को जब आपकी पीक आती है, जब सभी लोग ग्रिड पे शिफ्ट होते हैं, उस पे आपको पीकर प्लांट जो है वो चलाने पड़ते हैं। और वो पीकर प्लांट जो है वो या तो RLNG प्लांट्स हैं या आपके RFO प्लांट्स हैं। तो अगेन आपकी वल्नरेबिलिटी उसी तरह है। तो अब सिर्फ और सिर्फ सोलर से काम नहीं चलेगा, अब आपको शायद बैटरी रेवोल्यूशन की तरफ जाना होगा। तो हुकूमत को एक तो ये कि सोलर पे जो कर्ब्स लगी हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाई गई हैं रेगुलेशंस की फॉर्म में, उसको वापस लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर लगा सकें और ग्रिड को सपोर्ट कर सकें। दूसरा, बैटरीज के लिए भी आपको कुछ इंसेंटिवाइजेशन करनी होगी, पर्टिकुलरली इन अ सेंस के लोग जो नाइट टाइम पीक है उसको बैटरी की वजह से हेज कर सके। उससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, ख़ास तौर पे आपके जो पीकिंग मंथ हैं, समर मंथ्स हैं, उसमें जो है वो आपको एक कुशन प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट जो आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं। एक और चीज़ जहन में रखनी होगी, वो शायद गवादर और बलूचिस्तान के इलाकों में जो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ईरान, अगर वहाँ पे कोई एक ब्रॉडर डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है ईरान में, तो वो ट्रांसलेट हो रहा होगा पाकिस्तान के पूरे गवादर के शहर में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में। तो वहाँ पे भी आपको सोलराइजेशन प्लस बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ाना होगा ताकि आप वहाँ पे भी एक कुशन प्रोवाइड कर सकें। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के असरात को रैशनिंग के जरिए कम से कम करना चाहती है, मगर माहिरीन समझते हैं कि इसके साथ साथ हुकूमत को लोगों को टारगेटेड रिलीफ भी देना होगा। देखिए, राशनिंग इन अ सेंस कि आप पैनिक क्रिएट नहीं करें मार्केट में, आप जो है वो किसी होर्डिंग को जो है वो जगह नहीं दे रहे, तो इट्स फाइन। आपको लोगों से अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हुकूमत ने अपनी साइड से फ्यूल कंजर्वेशन किया है, अब आवाम को भी, ताकि ये क्राइसिस एक बड़ा क्राइसिस बन के सामने ना आए। दूसरी चीज़, अगेन राशनिंग के साथ सोलर पैनल्स को बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने नेट मीटरिंग की फैसिलिटी के थ्रू इंसेंटिवाइज किया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाएं और उस पैसे को, उस जो बचत हो रही है उसको आप ग्रिड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप जो है वो ग्रिड को स्टेबल कर सकें। और तीसरी चीज़ जो करने वाली है वो टारगेटेड रिलीफ, पर्टिकुलरली वो लोग जो डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट होंगे इस फ्यूल क्राइसिस से, ख़ास तौर पे उन जिनका लाइवलीहुड ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिंक्ड है, उनके लिए एक टारगेटेड रिलीफ मेजर्स जो है वो लेके आया जाए, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम लेवी के पैसे से, ताकि उसकी जो रिसाइकलिंग है वो हो सके, ताकि जो रैशनिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आपकी इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन ना हो और उन लोगों को इम्पैक्ट ना करें जो कि लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर जाके आप जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।